हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस चोरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसीलिए इतनी चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें जिस शख्स ने बैंक्स को लूटा वो कोई चोर नहीं बल्कि खुद एक पुलिस ऑफिसर था। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस पुलिस ऑफिसर ने महज एक बैंक नहीं बल्कि 3 सालों तक कई बैंक्स को लूटा और ये बैंक साउथ अफ्रीका से 500 किलोमीटर दूर एक शहर में इतनी सफाई से लूटे गए कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं हुई। बैंक लूटने के दौरान ना तो वो किसी को बंदी बनाता और ना ही किसी को मारता और देखते ही देखते वो बंदूक की नोक पर पैसे लूटता और वहां से फरार हो जाता। आगे चलकर इस पुलिस वाले ने अपनी एक गैंग भी बनाई जिसमें वो एक ही दिन में अलग अलग बैंक्स को लूटते थे, मगर जब तक पुलिस को इस बारे में पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इन चोरियों ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी थी और उन्हें बार बार यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर ये चोरियां इतनी जल्दी जल्दी हो कैसे रही हैं। और जब इन चोरियों के पीछे का मास्टरमाइंड उनके सामने आया तब उनके होश उड़ गए। तो आखिर कौन था ये चोर, कैसे वो एक पुलिस वाले से एक चोर बना और पुलिस ने आखिर में उसके साथ क्या किया, ये आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है सन 1983 से, जब साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 3 शख्स दिन दहाड़े वहां के एक ट्रस्ट बैंक में घुसते हैं और बैंक में घुसने के बाद वो तीनों बिना शोर मचाए अपने बैग्स कैशियर को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि वो चुपचाप सारा कैश उसमें भर दे। महज कुछ ही मिनटों के अंदर ये तीनों लुटेरे बिना कोई गोली चलाए और बिना कोई सबूत छोड़े वहां से फरार हो चुके थे। मगर यह अभी सिर्फ एक शुरुआत थी क्योंकि दिन खत्म होते होते 3 और बैंक्स बिल्कुल इसी तरह लूटे जा चुके थे। एक के बाद एक हुई इन लगातार चोरियों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये चोरियां हो कैसे रही हैं और इनके पीछे किसका हाथ है। इन सभी चोरियों के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था एंड्रू स्टैंडर, जिसका जन्म सन 1946 में साउथ अफ्रीका के शहर ट्रांसवाल में हुआ। क्योंकि एंड्रयू के फादर भी खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए बचपन से ही उस पर पुलिस ऑफिसर बनने का प्रेशर हमेशा से ही था। उसके फादर हमेशा से यही चाहते थे कि एंड्रयू भी कम उम्र में एक पुलिस वाला बन जाए और अपनी ग्रेजुएशन करते ही वो साउथ अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। 17 साल का होते होते एंड्रयू ने इस ट्रेनिंग स्कूल से पुलिस ट्रेनिंग का कोर्स बहुत अच्छे नंबर उससे पास कर लिया था और चूंकि उसके फादर पुलिस में एक हाई रैंक पर थे जिसकी वजह से 26 साल का होते होते एंड्रयू पुलिस में कैप्टन बन गया। कैप्टन बनने के महज कुछ ही वक्त बाद उसने क्रॉम्पटन पार्क क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया जहां वो एक डिटेक्टिव का काम करने लगा। हालांकि एंड्रयू ने बहुत कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली थी, मगर जो वो कर रहा था उससे वो खुश नहीं था क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। ये वो दौर था जब पूरे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ भेदभाव और उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। क्योंकि पूरे साउथ अफ्रीका में वाइट अफ्रीकन्स ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ भेदभाव करते थे और उनके साथ बुरा सलूक करते थे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट पूरे साउथ अफ्रीका में हो रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट भी डामाडोल हो रही थी। बहरहाल एंड्रयू की ज़िंदगी अब तक बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, मगर बदलते पॉलिटिकल माहौल और सन 1976 में हुई एक घटना ने उस पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो देखता है कि उसके एक साथी पुलिस ऑफिसर ने अपार्थाइड के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 176 स्कूली बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने एंड्रयू के दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत बुरा असर किया। इसी दौरान एंड्रयू के अपनी बीवी से भी आए दिन झगड़े होने लगे थे और सन 1980 आते आते अपनी बीवी से डिवोर्स ले लेता है। मगर डिवोर्स के कुछ ही दिन बाद जब उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है, तब वो दोबारा उससे शादी कर लेता है ताकि आने वाले बच्चे की देखभाल हो सके। हालांकि दोबारा शादी करने के बाद भी उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं हुई और वो फिर से अपनी बीवी से डिवोर्स ले लेता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी जा कहाँ रही है। उधर साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट के दौरान लोग मारे जा रहे थे और बदलते पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने भी एंड्रयू को परेशान कर रहा था और यही वो वक्त था जब एंड्रयू फैसला करता है कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा और बैंक्स में चोरियों की शुरुआत करेगा। क्योंकि एंड्रयू एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव था, इसलिए वो बैंक्स में काम कैसे होता है इस बारे में सब कुछ जानता था और यही वो वजह थी कि उसे बैंक्स को लूटने की प्लानिंग करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बहरहाल सन 1981 में एक सुबह जब वो जोहानिसबर्ग में अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी वो फैसला करता है कि वो आज ही पहले बैंक में लूट को अंजाम देगा। लंच ब्रेक के दौरान वो अपने ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और वहाँ प्लेन का टिकट खरीदकर डरबन के लिए फ़्लाइट पकड़ लेता है जो जोहानिसबर्ग से 500 किलोमीटर दूर था। ये वो दौर था जब एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी आज के मुकाबले इतनी टाइट नहीं हुआ करती थी और पैसेंजर्स को इतना ज़्यादा चेक भी नहीं किया जाता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एंड्रयू अपने साथ एक रिवॉल्वर ले जाने में कामयाब हो जाता है। डरबन में लैंड करने के बाद एंड्रयू एक कार बुक करता है और सीधा बैंक की तरफ निकल जाता है, जहां पार्किंग में कार लगाने के बाद वो सबसे पहले विग और मूछें लगाकर अपना हुलिया बदलता है ताकि कोई उसे पहचान न सके।
अब वो बैंक के अंदर घुसने के बाद सीधा कैशियर के काउंटर के पास पहुंचता है, जहां काउंटर पर बैठी औरत उसे शक की नज़रों से देखने लगती है। और अभी इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एंड्रयू अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाता है और साथ ही साथ उसे खाली बैग देकर उससे कहता है कि वो इसमें सारा कैश भर दे। बहरहाल जब कैशियर बैग को पूरी तरह कैश से भर देती है, तब एंड्रयू चुपचाप बैंक से बाहर निकलता है और बैग को कार की डिग्गी में रखकर डरबन एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और वहां से वापस जोहान्सबर्ग के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बैंक के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया और जब तक उन्होंने पुलिस को खबर की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अब तक की सबसे बेहतरीन चोरी थी जो साउथ अफ्रीका में अंजाम दी गई थी। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चोरी को अंजाम देने के बाद एंड्रयू दोबारा अपने ऑफिस पहुंचकर काम करने लगा, इससे पहले किसी को पता चले कि वो अपने ऑफिस से गायब है। डरबन में की गई ये पहली चोरी महज एक झलक थी इस बात की कि एंड्रयू बैंक्स को लूटकर कितने ज़्यादा पैसे कमाने वाला था। और सन 1981 से 1984 के बीच उसने लगभग 30 बैंक्स लूटे, जिसने उसे साउथ अफ्रीका का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। सन 1985 आते आते वो इतने पैसे बना चुका था कि वो आसानी से रिटायरमेंट ले सके, मगर वो फैसला करता है कि वो अपनी जॉब और बैंक रॉबरीज को जारी रखेगा। और इन रॉबरीज के दौरान वो आज तक इसीलिए भी पकड़ा नहीं गया क्योंकि उस दौर में लोगों का मानना था कि महज ब्लैक अफ्रीकन ही सारे क्राइम्स को अंजाम देते हैं और कोई भी वाइट अफ्रीकन क्राइम में शामिल नहीं हो सकता। एंड्रयू के ना पकड़े जाने की एक वजह यह भी थी कि उसके फादर पुलिस में हाई रैंक पर थे, जिससे पुलिस को उस पर कभी कोई शक नहीं हुआ। इन सभी बैंक रॉबरीज से जो पैसे एंड्रयू ने कमाए थे उससे उसने एक आलीशान घर और एक कार खरीदी, मगर इसके बावजूद भी वो नहीं रुका और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्वन डेंटर के साथ एक पार्टनरशिप कर ली। इस पार्टनरशिप में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एंटीक शॉप खोली, मगर उसका दोस्त कार्वन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस शख्स के साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है वो एक मंझा हुआ क्रिमिनल है और ये एंटीक शॉप सिर्फ इसीलिए खोली गई है ताकि वो अपनी चोरी के पैसों को वाइट कर सके। एक रात एंड्रयू और उसका दोस्त कार्वन बैठकर शराब पी रहे थे कि तभी एंड्रयू उससे कुछ ऐसा कहता है जिसने एंड्रयू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। एंड्रयू कार्वन के सामने एक और नए बिजनेस का आइडिया रखते हुए उससे कहता है कि क्यों ना वो दोनों साथ मिलकर बैंक रॉबरीज करें, जिसे सुनकर कार्वन हक्का बक्का रह गया। एंड्रयू कार्वन से कहता है कि अगली सुबह एक कार एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतज़ार करेगी और महज बहुत कम वक्त में वो बैंक लूटकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड्रयू को लग रहा था कि उसका दोस्त कार्वन बहुत आसानी से मान जाएगा, मगर जब वो मना कर देता है तब एंड्रयू जोर से हंसते हुए कहता है कि वो मजाक कर रहा था, मगर कार्वन के दिमाग में शक का कीड़ा रेंग चुका था। एंड्रयू के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जिस कार्वन से वो बैंक लूटने की बात कर रहा है वो असल में खुद एक अंडरकवर एजेंट है जो साउथ अफ्रीका के स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करता है। इस बातचीत के बाद कार्वन इस बात की खबर अपने ब्यूरो में दे देता है कि जिस शख्स के साथ मिलकर वो एंटीक शॉप चला रहा है वो शायद वही चोर है जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 3 सालों से लगी हुई है। बहरहाल अब पुलिस एंड्रयू पर नज़र रखने लगती है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक कार लगती है जो जॉन स्मट्स एयरपोर्ट के पास एक सुनसान जगह पर पार्क थी। और जब पुलिस इस कार की तलाशी लेती है तब उन्हें उसमें से एक मास्क, एक रिवॉल्वर, नकली नंबर प्लेट्स और साथ ही साथ एंड्रयू की एक फ़ोटो भी मिल जाती है। हालांकि पुलिस के पास अब इतने सबूत थे कि वो एंड्रयू से पूछताछ शुरू कर सकते थे, मगर चूंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे इसीलिए वो भी इस बात का इंतजार करने लगते हैं कि एंड्रयू खुद आकर इस कार में बैठे। बहरहाल अगले कई हफ्तों तक पुलिस इस कार पर नज़र रखती रही और आखिरकार सन 1985 की एक रात पुलिस के हाथ पहली कामयाबी लग जाती है। पुलिस देखती है कि रात के गहरे अंधेरे में एंड्रयू अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है ताकि उसमें से वो अपना मास्क और अपनी गन निकाल सके और यह सारा सामान लेकर वो फ्लाइट से डरबन के लिए निकल जाता है जहां वो अपनी अगली बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाला था। ना तो पुलिस ने उस वक्त एंड्रयू को गिरफ्तार किया और ना ही वो उसके पीछे डरबन गए क्योंकि वो फैसला कर चुके थे कि एयरपोर्ट के बाहर वो उसका इंतजार करेंगे और उसे कैश के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे। बहरहाल जब एंड्रयू इस चोरी को अंजाम देकर जॉन स्मट्स एयरपोर्ट पर वापस लौटा तब उसके हाथ में 40,000 रैंड से भरा बैग था और वो जैसे अपनी कार के पास पहुंचता है पुलिस ऑफिसर फौरन उसके पास पहुंचते हैं और बैग में रखे पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। ये देख एंड्रयू एकदम से घबरा जाता है और इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में एंड्रयू ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 3 सालों में बैंक से लगभग 5.5 लाख रैंड चुरा चुका है, जो लगभग उस जमाने के $8.5 लाख बनते हैं। हालांकि अमाउंट बहुत छोटा था और एंड्रयू खासकर हर बैंक से छोटे अमाउंट्स की चोरियां ही करता था ताकि वो अपने पकड़े जाने के रिस्क को कम से कम कर सके। एंड्रयू ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर वो बैंक वॉल्ट को टारगेट करेगा या बैंक में मौजूद लोगों को बंदी बनाएगा तो वो पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे वो आसानी से पकड़ा जाएगा।
सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इनमें से ज़्यादातर चोरियों को एंड्रयू ने तब अंजाम दिया जब उसे लंच ब्रेक मिलता था, और यही वो वजह थी कि उसे इन चोरियों को जल्द से जल्द अंजाम देकर वापस लौटना होता था, इससे पहले कि किसी का ध्यान उस पर जाए। क्योंकि एंड्रयू पिछले 10 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसलिए वो ये बात बखूबी जानता था कि पुलिस को बैंक्स पहुंचने में कितनी देर लगेगी और वो इस तहकीकात को कैसे करेंगे, और यही वो वजह थी कि वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन से फरार हो जाता था। 80 के दशक में व्हाइट साउथ अफ्रीकन की सालाना इनकम लगभग 35,000 रैंड हुआ करती थी, मगर एंड्रयू इन बैंक रॉबरीज की वजह से अच्छे खासे पैसे बना रहा था और साथ ही साथ पुलिस को भी 3 सालों तक चकमा देने में कामयाब हो चुका था। मगर उसका ये बैंक रॉबरीज का सफ़र तब ख़त्म हुआ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके ट्रायल के लिए भेज दिया। कोर्ट में अपना बयान देते हुए एंड्रयू ने यह बताया कि कैसे वो एक पुलिस ऑफिसर से एक चोर बना जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एंड्रयू ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए ये कहा कि वो बैंक रॉबर इसलिए बना क्योंकि वो ब्लैक लोगों के खिलाफ हो रहे जुल्म और भेदभाव को देखकर बहुत परेशान हो गया था, और इस भेदभाव के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में पुलिस जिस तरह उन पर जुल्म करती थी वो देख उसका खून खौल उठा और उसे पुलिस की जॉब से नफरत हो गई। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि सन 1976 में उसे और उसके एक साथी पुलिस ऑफिसर को लगभग 176 ब्लैक स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो अपार्थाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी दिन के बाद से उसका सुकून चैन ख़त्म हो गया और वो ठीक से सो नहीं पाया। ये प्रोटेस्ट 16 जून सन 1976 को साउथ अफ्रीका के शहर थेम्बिज़ा में हो रहा था, जिसमें वहाँ के ब्लैक लोग अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जब गवर्नमेंट ने पुलिस ऑफिसर से उन पर गोलियां चलाने के लिए कहा तब उसमें एंड्रयू भी शामिल था। हालांकि जब इस बात को वेरीफाई करने के लिए छानबीन की गई कि एंड्रयू से ज़बरदस्ती उन स्टूडेंट्स पर गोलियां चलवाई गई थी, तब कोर्ट के सामने एक नया खुलासा हुआ, और वो ये था कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जिस पुलिस टीम ने गोलियां चलाई थी उसमें एंड्रयू शामिल ही नहीं था, जबकि एंड्रयू कुछ और दावा कर रहा था। अब कोर्ट और पुलिस को ये समझ आने लगा कि एंड्रयू ने जो क्राइम का रास्ता चुना है उसे सही ठहराने के लिए वो ये बहाने कर रहा है। क्योंकि एंड्रयू साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वॉर के वक्त अंगोला में पोस्टेड था, जिसके बाद उसे जोहान्सबर्ग में डेस्क जॉब के लिए भेज दिया गया था, और कई लोगों का यह मानना था कि हो सकता है कि एंड्रयू को इस जॉब में वो एडवेंचर और थ्रिल ना मिल रहा हो, और इसीलिए उसने बैंक रॉबरीज करने का फैसला किया। बहरहाल 1 महीने लंबे चले ट्रायल के बाद 6 मई सन 1985 को कोर्ट एंड्रयू को 75 साल की सज़ा सुनाता है, और चूंकि उसे ये सज़ा अलग अलग क्राइम्स और चार्जेस के लिए मिली थी, इसीलिए वो इस सज़ा के वक्त को एक साथ काट सकता था, जिसका मतलब था कि उसे जेल में 17 साल बिताने थे। बहरहाल एंड्रयू से सारे पुलिस बैजेस वापस लेकर उसे ज़ोंडरवाटर जेल भेज दिया जाता है, जो साउथ अफ्रीका के शहर कलिनन में थी। जेल जाने के बाद जहां ज़्यादातर कैदियों के क्राइम का सफ़र ख़त्म हो जाता है, वहीं एंड्रयू के लिए एक नई शुरुआत थी, और यहां से चोरियां और भी ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल होने वाली थी। जेल पहुंचने के बाद एंड्रयू सबसे पहले वहां दोस्त बनाना शुरू करता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा और ख़तरनाक चल रहा था। क्योंकि उसने साउथ अफ्रीका की सबसे बेहतरीन बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से लोग उसकी जेल में बहुत इज्जत करते थे, और यही वजह थी कि जेल में उसकी एक बैंक रॉबर से दोस्ती हो गई थी जिसका नाम था एलन हाइल, और यहाँ से ये कहानी वो मोड़ लेने वाली थी जिसे सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। हालांकि एलन एंड्रयू जितना बड़ा बैंक रॉबर नहीं था, क्योंकि उसने अब तक महज 5 बैंक्स ही लूटे थे, और दोनों की दोस्ती होने के बाद वो एक दूसरे को अपनी बैंक रॉबरीज के तरीकों के बारे में बताने लगते हैं। अब वो दोनों अक्सर अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे, और इसी दौरान एलन को पता चला कि एंड्रयू साउथ अफ्रीकन सिस्टम से इतना ज़्यादा नफरत करता है कि वो उनकी मदर लैंग्वेज अफ्रीकन भी बोलना पसंद नहीं करता। एंड्रयू का मानना था कि बैंक्स बहुत लालची और बेरहम होते हैं, जिसकी वजह से वो आम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें लूटने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल अब उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि वो जेल से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं, और उनमें यह तय हुआ कि पहले इन दोनों में से एक जेल से भागेगा और फिर वो वापस आकर दूसरे को जेल से बाहर निकालेगा। एंड्रयू को जेल में सज़ा काटते अब 3 साल बीत चुके थे, और तब उसके हाथ वो मौका लगता है जो वो अपने जेल से भागने के प्लान को अंजाम दे सकता था। क्योंकि एंड्रयू की बैक में अक्सर दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे गार्ड्स के साथ फिजियोथेरेपी के लिए भेजा जाता था, और यही वो मौका था जिसका वो फ़ायदा उठाने वाला था। एक सुबह एंड्रयू एक दूसरे कैदी पैट्रिक और 2 गार्ड्स के साथ फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जा रहा था कि तभी एंड्रयू उस दूसरे कैदी को कुछ इशारा करता है। ये इशारा मिलते ही पैट्रिक और एंड्रयू दोनों गार्ड्स को ज़मीन पर गिरा देते हैं और उनसे बंदूक छीनकर उनकी कार में बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। भागने के कुछ घंटों बाद वो इस कार को एक फार्म हाउस पर रोकते हैं और बंदूक की नोक पर फार्म हाउस के ओनर से कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल करके फार्म हाउस पर बुलाए। ये बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही वो जेल तोड़कर भागे थे और पुलिस के आने से वो पकड़े जाते, मगर एंड्रयू ये बखूबी जानता था कि वो क्या कर रहा है।
क्योंकि एंड्रू ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस पूरे एरिया में पुलिस की नाकाबंदी रहती है और अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें पुलिस की कार की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर सायरन लगा हो। बहरहाल पुलिस ऑफिसर्स जब फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तब एंड्रू और पैट्रिक दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद उनकी पुलिस यूनिफॉर्म उतार कर पहन लेते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो फार्म हाउस के ओनर और दोनों पुलिस ऑफिसर्स के हाथ पैर बांधकर उन्हें उस कार की डिग्गी में बंद करते हैं जिसमें बैठकर वो जेल से भागे थे और फिर पुलिस की कार लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों जेल से भागने में तो कामयाब हो गए थे, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पुलिस से छुपते हुए गुजारनी पड़े और इसीलिए वो पहले एक शोरूम से 13,000 रैंड लूटते हैं और एलन हेल को जेल से बाहर निकालने की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। एंड्रू और पैट्रिक को जेल से भागे अब 2 महीने बीत चुके थे और तब आता है 31 अक्टूबर सन 1988, जिस दिन 2 गार्ड्स एलन को ट्रेड सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए वैन में बैठाकर ले जा रहे थे। इस बार भी एंड्रू और पैट्रिक गार्ड्स की वैन को रास्ते में रोक लेते हैं और उनके हाथ पैर बांधकर उनके हथियार उनसे छीनते हैं और एलन को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। वो तीनों इस वैन में बैठकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे उन्होंने अपना सेफ हाउस बना रखा था और जहां आने वाले वक्त में वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने वाले थे। बहरहाल एलन के भागने की खबर जैसे ही फैलनी शुरू हुई, मीडिया ने उन तीनों को स्टैंडर्ड गैंग के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अब एंड्रू महज अकेला नहीं था और अब उसके पास 2 और भरोसेमंद साथी थे जिनके साथ मिलकर वो अपनी बैंक रॉबरीज की फिर से शुरुआत कर सकता था। अब वो तीनों मिलकर फिर से उसी तरीके का इस्तेमाल करके बैंक रॉबरीज को अंजाम देना शुरू करते हैं, जिसमें ना तो वो किसी को मारते ना ही किसी को बंदी बनाते और चुपचाप बैंक लूटकर वहाँ से फरार हो जाते। इन बढ़ती बैंक रॉबरीज ने पुलिस को परेशान करके रख दिया था और जब उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की तब उन्हें पता चला कि इन चोरियों के पीछे कोई और नहीं बल्कि एंड्रू स्टैंडर है जो जेल से भाग चुका है। इसी दौरान गार्जियन न्यूज़पेपर के रिपोर्टर क्रिस सुवेलन के पास कोरियर से एक ऑडियो टेप आता है जिसमें एलन हिल की आवाज़ थी और वो ये बता रहा था कि उनके गैंग का एक रूल है कि वो बैंक में ना तो बंदूक चलाएंगे, ना ही लोगों को बंदी बनाएंगे और ना ही किसी को मारेंगे, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को बिना डराए वो जल्द से जल्द बैंक को लूटकर बाहर निकल सकें। उनके ऐसा करने के पीछे की एक और वजह थी और वो ये थी कि उन्हें एक ही दिन में 2-3 बैंक लूटने होते थे और अगर वो लोगों को डराते धमकाते तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। एंड्रू की गैंग अब बिल्कुल निडर होकर इन बैंक रॉबरीज को अंजाम दे रही थी और हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस बैंक को लूटा जिसके नीचे पुलिस पहले से ही खड़ी चोरों का इंतजार कर रही थी। मगर इस तरह की बहादुरी कभी कभी अपने साथ परेशानियां लेकर आती है और एंड्रू के साथ भी वही हुआ। एक बार एंड्रू जहां चोरी को अंजाम दे रहा था वहां आसपास पुलिस भी खड़ी थी और पुलिस से बचने के लिए वो जॉगिंग करते हुए वहां से निकलता है और दूसरी बार उसे एक रेस्टोरेंट से भागना पड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे पहचान लिया था। एंड्रू और उसके दोनों साथी मिलकर अब तक 1 मिलियन रैंड चुरा चुके थे जो आज के ज़माने के हिसाब से कई मिलियन डॉलर बनता है और ये एंड्रू की अकेले की गई चोरियों से कई गुना ज़्यादा था। बहरहाल बैंक लूट में कमाए हुए पैसों से वो महंगी चीज़ें खरीदने लगे और वो ये फैसला करते हैं कि वो इन बैंक रॉबरीज को जारी रखेंगे, मगर उनकी एक गलती उन्हें भारी पड़ गई और वो थी अलग अलग औरतों के साथ अय्याशी करना। 25 जनवरी सन 1990 की एक सुबह वो तीनों एक बैंक के अंदर घुसते हैं, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि इस बैंक में छुपे हुए सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और इन्हीं सीसीटीवी कैमराज में ये तीनों कैद हो चुके हैं। पुलिस इन तीनों को पकड़ने के लिए उनकी फ़ोटोज़ फ़ौरन अगले दिन न्यूज़पेपर में छपवा देती है और उनके बारे में खबर देने वाले किसी भी शख्स को इनाम देने का भी ऐलान करती है। ये फ़ोटोज़ देखते ही कई अलग अलग औरतें पुलिस स्टेशन आने लगती हैं और वो पुलिस को बताती हैं कि वो एंड्रू, उसके साथियों और उनके ठिकाने के बारे में जानती हैं। जिस दौरान एंड्रू और उसके साथियों की फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपी उस दौरान एंड्रू फ्लोरिडा में था और उसके बाकी दोनों साथियों को लगने लगता है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे या साथ देखे जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। जहां एलन उन दोनों को छोड़कर चला जाता है वहीं पैट्रिक फैसला करता है कि वो साउथ अफ्रीका में उन्हीं के एक सेफ हाउस में छुपा रहेगा क्योंकि उसका मानना था कि वो वहाँ सेफ रहेगा। पैट्रिक के इस फैसले ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और उसे सेफ हाउस में छुपे अभी महज 3 दिन ही हुए थे कि तभी पुलिस उस सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। पैट्रिक को घेरने के बाद पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, मगर बजाय सरेंडर करने के वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है जिसके जवाब में पुलिस भी उस पर गोलियां चलाने लगती है। कुछ देर चली फायरिंग के बाद जब पैट्रिक की तरफ से अचानक फायरिंग बंद हो जाती है और जब पुलिस सेफ हाउस के अंदर जाकर देखती है तब पैट्रिक ज़मीन पर मरा पड़ा था। चूँकि एलन ग्रीस में जाकर छुप गया था और पैट्रिक की मौत की खबर सुनते ही वो वहाँ से निकल गया और अगले 1 साल तक पूरे यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहा ताकि पुलिस उस तक ना पहुँच सके। अब तक सन 1991 आ चुका था और इसी दौरान एलन पुलिस के हाथ तब लग जाता है जब यूके में वो एक बैंक को लूटने की कोशिश कर रहा था।
गिरफ्तारी के बाद उस पर चोरी और हथियार का इस्तेमाल करने के चार्जेस लगाते हुए ब्रिटिश कोर्ट उसे 9 साल की सज़ा सुनाता है और 9 साल की सज़ा पूरी करने के बाद उसे साउथ अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहां वो वहां की गई चोरियों की सज़ा काट सके। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद उस पर चोरी, डकैती और जेल से भागने के चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके बाद उसने 10 साल और जेल में काटे और आखिरकार सन 2015 में पैरोल पर बाहर आ गया। जिस दौरान पैट्रिक को पुलिस ने गोली मारी थी और एलन पुलिस से छुपकर भाग रहा था, उस दौरान एंड्रयू फ्लोरिडा में ही था, जहां वो एक यॉट की डील नेगोशिएट कर रहा था ताकि वो इसमें बैठकर फरार हो सकें। उन तीनों का ये मानना था कि उन्होंने इतने पैसे तो कमा लिए हैं कि वो एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इसीलिए वो एक यॉट खरीदने का फैसला करते हैं ताकि वो साउथ अफ्रीका छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएं। यही वो वक्त था जब एंड्रयू को पैट्रिक की मौत के बारे में पता चला और साथ ही साथ ये भी पता चला कि एलन पुलिस से बचने के लिए यूरोप भाग गया है। क्योंकि साउथ अफ्रीकन पुलिस ने एंड्रयू के लिए इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने वो बोट भी सीज कर दी थी जिसमें बैठकर वो लोग भागने वाले थे। पुलिस से बचने के लिए एंड्रयू फैसला करता है कि वो अपनी एक नकली पहचान बनाएगा और उसने अपना नाम एंड्रयू से बदलकर पीटर हैरिस कर लिया और ख़ुद को एक ऑस्ट्रेलियन बताने लगा। इस नकली नाम से उसने एक नकली पासपोर्ट भी बनवा लिया था ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो, और जब पुलिस ने उसे एक अनरजिस्टर्ड कार चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया तब वो भी धोखा खा गई कि ये एक ऑस्ट्रेलियन है जिसका नाम पीटर हैरिस है। कुछ देर चली पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, इस बात से बेखबर कि वो कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं बल्कि जेल से भागा हुआ एक वांटेड क्रिमिनल है जिसका नाम एंड्रयू है। अपनी इसी नकली पहचान का फ़ायदा उठाते हुए एंड्रयू ने अब अमेरिका में भी चोरियों की शुरुआत कर दी थी, मगर इस बार वो बैंक्स नहीं बल्कि कार चुरा रहा था। इसी दौरान न्यूज़पेपर में एंड्रयू के जेल से भागने और बैंक रॉबर होने की खबर छप जाती है और एंड्रयू एक कार चुराकर जिन लोगों को बेचता था उनमें से एक शख्स एंड्रयू को पहचान लेता है और इस बात की खबर पुलिस को दे देता है। खबर मिलते ही पुलिस फौरन एंड्रयू के घर पर रेड मारती है, मगर वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता क्योंकि कुछ ही देर पहले वो अपनी बाइक पर बैठकर घर से निकला था। बहरहाल पुलिस वहाँ छुपकर उसके लौटने का इंतजार करने लगती है और एंड्रयू जैसे ही वापस लौटता है ऑफिसर माइकल वैन उसके सामने बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। एंड्रयू को अब ये समझ आ चुका था कि वो पकड़ा जा चुका है और जेल से बाहर उसकी आज़ादी का सफ़र ख़त्म हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी वो यहाँ से भागने की आखिरी कोशिश करता है। इस कोशिश में वो पुलिस ऑफिसर से शॉटगन छीनने की कोशिश करने लगता है और तभी शॉटगन से निकली गोली उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। पुलिस फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है, मगर जब तक एम्बुलेंस वहां पहुंची तब तक साउथ अफ्रीका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मर चुका था। ये थी कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो अपने ही सिस्टम से परेशान होकर एक बैंक रॉबर बना और जिसने कई सालों तक पुलिस को दौड़ाया मगर आखिरकार मारा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।